अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजी में ब्रेन ट्यूमर का पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ और आपने देखा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको एंजॉय किया होगा और आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। और आज की जो वीडियो है वो ब्रेन ट्यूमर में हम डायग्नोसिस पर देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस करते हैं। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। क्लिनिकल डायग्नोसिस को सबसे पहले हम देखेंगे। क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है ये बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है जो कि जो फिजिशियन है वो एक कम्प्रीहेंशन एग्जामिनेशन के दौरान कलेक्ट करता है। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें डॉक्टर जो है डिफरेंट टेस्ट करवाता है जिसमें उसकी कॉग्निशन, उसकी विजुअल, सेंसरी, मोटर तमाम फंक्शंस को एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा समटाइम जो है वो ट्यूमर की वजह से आंखों पर स्वेलिंग हो जाती है तो डॉक्टर जो है वो उसकी जो है आई टेस्ट भी करवाता है ताकि ये देखा जा सके कि जो ट्यूमर है वो उन नर्व्स को उसने कितना डैमेज किया है या कितना इफेक्ट किया है जो ब्रेन से आइज की तरफ जाती हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर जो है वो फर्दर जो है वो इमेजिंग टेस्ट जो होते हैं उनके लिए रेफर करता है, क्योंकि जो बेसिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है वो फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होती है। उसमें तो जस्ट एक इनिशियल जो है वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो ट्यूमर है उसका क्या साइज है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जो है आया वो किस टाइप का ये ट्यूमर है, ये तमाम जो टेस्ट होते हैं, ये जो इमेजिंग टेस्ट होते हैं उनकी मदद से पता चलता है और क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट के लिए रेफर कर देते हैं। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक थी उसका आगाज़ उसमें सीटी स्कैन जो है उसको 1973 में और एमआरआई को 1979 में इंट्रोड्यूस करवा के किया गया। सेंसिटिव इमेजिंग की अवेलेबिलिटी की वजह से सबसे पहले तो ट्यूमर जो है उसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी डायग्नोसिस और ब्रेन ट्यूमर की जो मैनेजमेंट है उस पर वर्क किया जाता है। ट्यूमर इमेजिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी जो है वो स्टैटिक इमेजिंग है, उसके बाद डायनामिक इमेजिंग है और लास्ट में जो है वो कंप्यूटर इंटीग्रेशन इमेजेस हैं। इमेजिंग टेक्निक्स की मदद से जो ट्यूमर है उसकी लोकेशन, उसका साइज, उसकी सेवेरिटी, इन तमाम चीज़ों का बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। और जब ट्यूमर की जो लोकेशन है या उसकी जो वो किस हद तक सेवेरिटी रखता है, इन चीज़ों का जब अंदाज़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाना भी आसान हो जाता है। ये पता करना आसान हो जाता है कि आया ये ट्यूमर जो है इसको थ्रू मेडिकेशन ट्रीट करना है या इसकी सर्जरी की जाएगी। स्टैटिक इमेजिंग में जो है सीटी और एमआरआई दोनों शामिल होते हैं और ये एक इन्वेसिव टेक्निक है जो कि एक एक्यूरेट एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एनालिसिस देती है इंट्राक्रैनियल स्ट्रक्चर का। सीटी स्कैन में आयोनाइजिंग रेडिएशन और थिन बैंड ऑफ एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं जो कि ब्रेन टिश्यूज के जो इमेज है उसको स्लाइस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ये सबसे पहली इमेजिंग टेक्निक थी जो कि ट्यूमर का जो साइज था उसको डिटरमिन करती थी। सीटी स्कैन की टेक्निक में कंट्रास्ट को बढ़ाकर उसके जो इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ पर ट्यूमर के बायोप्सी के लिए जो है वो बेहतरीन उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि किस जगह पे किस हद तक जो है जो बायोप्सी के लिए जगह दरकार होगी, किस तरीके से वहाँ से जो है उन्होंने उस लीजन को कलेक्ट करना है और उसकी बायोप्सी की जाएगी। डायनामिक इमेजिंग में पोस्टीरियर एमिशन टोमोग्राफी जिसको पेट बोलते हैं, फिर उसके बाद सिंगल फोटोन एमिशन सीटी एस्पेक्ट बोलते हैं इसको, उसके बाद मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरएस और फंक्शनल एमआरआई, ये तमाम जो स्कैन्स हैं ये इसमें शामिल होते हैं। पेट स्कैन में आइसोटॉप्स जो होते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है और उसकी मदद से फिर जो ब्रेन एक्टिविटी है उसकी थ्रू 2D या 3D जो पिक्चर है उसको जो है वो स्कैन किया जाता है। पेट स्कैन को जो ब्रेन में ट्यूमर होता है उसको हाईलाइट करने के लिए
या जो उसकी वजह से टिश्यूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको डायग्नोज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो और सेलुलर या टिश्यू मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको मेजर करने के लिए पेट स्कैन को इस्तेमाल किया जाता है। पेट स्कैन को ऐसे लोगों को जिनको कि एपिलेप्सी के इश्यूज होते हैं या उनको मेमोरीज के इश्यूज होते हैं, ऐसे लोगों को डायग्नोसिस के लिए जो है वो पेट स्कैन इस्तेमाल किया जाता है। पेट स्कैन को एक हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन जो होता है वो एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ किसी हॉस्पिटल में या प्राइवेट सेटिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए एक हाईली जो ट्रेन टेक्नीशियन होता है उसकी ज़रूरत होती है। आम ले में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पेट स्कैन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये ऐसे पेशेंट्स जिनको केमोथेरेपी की हैवी डोज दी जाती है उनके लिए लेस रिलायबल होता है। एस्पेक्ट स्कैन जो है ये एक न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट है जो कि ब्रेन के कुछ मखसूस फंक्शंस जो होते हैं उनको एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्पेक्ट स्कैन जो है ये एमआरआई के फॉलोअप के तौर पर जो है वो रिकमेंड किया जाता है, जिसका मकसद जो होता है वो ऐसे रीजन्स को डायग्नोज करना होता है जो कि सीजर्स की वजह बनते हैं या जो है उनमें पेन डिजीज होती हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इस किस्म की जो इश्यूज होते हैं उनको डायग्नोज करने के लिए इसको एमआरआई के फॉलोअप के तौर पर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। एस्पेक्ट स्कैन को अमूमन ग्रेड जो होते हैं ट्यूमर के, कि आया ये हाई ग्रेड ट्यूमर है या लो ग्रेड ट्यूमर है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या ट्यूमर जो हैं वो किस हद तक एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एरिया को डैमेज कर रहे हैं, इन चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए एस्पेक्ट स्कैन जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्पेक्ट स्कैन जो है अगर चाहिए लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये लेस सेंसिटिव भी होता है। जो फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है ट्यूमर के बारे में उसको कलेक्ट करने के हवाले से। मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि नॉन इन्वेसिव है और इसको एमआरआई, स्टैटिक एमआरआई के साथ मिलाकर जो है वो ब्रेन ट्यूमर का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको मेजर किया जाता है। ये टेक्निक आमतौर पर जो है डिफ्रेंशिएट करती है एक नॉर्मल ब्रेन को या मैलिग्नेंट ट्यूमर या जो ऐसे ट्यूमर जो ट्रीटमेंट के बाद दोबारा रिकर हो जाते हैं उनके बीच एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक को एस्ट्रोसाइटोमास के जो है हिस्टोलॉजिकल ग्रेड के हवाले से जो है किसी भी ट्रीटमेंट की जो इनिशियल उसकी जो अर्ली ट्रीटमेंट रिस्पांस होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये एक इनिशियल रिपोर्ट होती है जो एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं उसके हिस्टोलॉजिकल ग्रेड के हवाले से। इस टेक्निक की मदद से जो है ये ब्लड फ्लो हो क्या होता है, किस तरह का होता है ब्रेन में, या जो ऐसी जो वेसल्स होती हैं जो ब्रेन ट्यूमर की को लीड कर रही होती हैं या ट्यूमर का जो पोजीशन है उन चीज़ों की इमेज बनाता है। लेकिन इसमें कोई डाई या जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है उसको इंजेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उसके बगैर ही ये इमेज लिए जाते हैं। फंक्शनल एमआरआई जो है ये ब्रेन के जो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं उनमें ब्लड फ्लो की रियल टाइम इमेजेस बनाता है और ये रियल टाइम इमेजेस बनाने के लिए जो ब्लड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इस्तेमाल करता है। ये ब्रेन के उन एरियाज को पिन पॉइंट करता है जो कि एक्टिव होते हैं और बताता है कि ये कितने अरसे तक जो है ये एक्टिव रह सकते हैं। समटाइम इस इमेजिंग टेक्निक को एपिलेप्सी की जो सर्जरी कर रहे होते हैं उससे पहले जो ब्रेन का जो एक मखसूस एरिया है जो कि लैंग्वेज, मोटर फंक्शन या सेंसेशन को कवर करता है उसको जो है वो चेक करने के लिए या उसकी एक इमेजेस लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, हेड इंजरी या अल्जाइमर डिजीज के हवाले से जो है डायग्नोसिस के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर इंटीग्रेशन इमेजेस नेक्स्ट हमारी जो है वो टेक्निक है। जो मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं इसमें सीटी, एमआरआई, पेट और एस्पेक्ट स्कैन्स जो हैं ये जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है या ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन, उसका साइज़, उसकी जो भी उसकी वजह से जो प्रॉब्लम ब्रेन में बन रहा होता है उसका 2D या 3D जो इमेज है वो देता है। कंप्यूटर इंटीग्रेशन इमेजिंग जो है ये एक ही इमेजिंग सिस्टम में मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ जो
तस्वीर होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनका एक एग्जैक्ट और कंटिन्यूस डिस्प्ले देता है जो कि स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम में मुंतकिल होता है। कंप्यूटर इंटीग्रेशन इमेजिंग जो है इसकी डेवलपमेंट एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है स्टेरियोटैक्टिक बायोप्सी के हवाले से, इंटरस्टाइल रेडियोथेरेपी के हवाले से या लेज़र गाइडेड स्टेरियोटैक्टिक रिसेक्शंस जो है उसके हवाले से, क्योंकि ये एक जदीद टेक्निक है और इसकी मदद से जो है वो एक क्लियर और कंटिन्यूस इमेज आ रहे होते हैं, जिससे कि जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम को समझना आसान होता है और उसको सॉर्ट आउट करना भी बहुत आसान हो जाता है। टिश्यू एक्विजिशन या बायोप्सी के हवाले से ये एक बड़ा सेफ़ और एक्यूरेट मेथड है और इस जदीद टेक्निक की मदद से डायग्नोसिस के हवाले से कि कौन सा टिश्यू, कौन सा एरिया जो है वो इन्फेक्टेड है, किस हद तक इन्फेक्टेड है, 95% तक जो है ये एक्यूरेट डायग्नोसिस करता है। बायोप्सी जो है ये एक मेडिकल टेस्ट है जो कि आमतौर पर सर्जन्स या जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बायोप्सी का जो तरीका है, ये जो सैंपल सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं उसमें उसको एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है जिसका मकसद जो होता है जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है या डिजीज़ क्या है या किस लेवल की है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी जो है ये बेसिकली कंप्यूटर डायरेक्टेड नीडल बायोप्सी होती है जिसका मकसद जो होता है कि एडवांस इमेजिंग टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोएस्ट जो सर्जिकल मेथड इस्तेमाल करके जो भी डायग्नोसिस होती है उसके हवाले से हाईएस्ट डिग्री इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। जो भी ब्रेन का मतलब वो पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स जहाँ पर इमेजिंग टेक्निक्स काम नहीं करती हैं, इस मेथड से उन एरिया से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। लास्ट जो हमारा डायग्नोसिस का तरीका है वो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में हम लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ टेस्टों के ज़रिए से जो है वो ब्रेन में ट्यूमर का जो साइज होता है वो जितना डिस्टर्ब कर रहा होता है या कितना डैमेज कर रहा होता है, किस लेवल का ट्यूमर है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में चेक कर सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हम इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू नहीं चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है। पेरीमेट्री टेस्ट जो है ये विजुअल फील्ड को डायग्नोज करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस चीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए कि जो ट्यूमर है ये ऑप्टिक नर्व के कहीं करीब से तो नहीं गुजर रहा है या ऑप्टिक नर्व को ट्यूमर जो है वो किस हद तक डिस्टर्ब कर रहा है, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी की जो टेक्निक है ये ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करने के लिए या सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मगर जो ये ईईजी की टेक्निक है ये लेस वैल्यूएबल होती है क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर के क्लाइंट हैं उनमें इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो नॉर्मल आती हैं। लंबर पंक्चर जो है ये CSF को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो डिसमेंटेनेंस है ब्रेन ट्यूमर की वो किस हद तक है, उसको डायग्नोज करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। पेरीमेट्री या वेस्टिबुलर टेस्टिंग जो है ये सेरिबेलोपोंटाइन एंगल की से जो ब्रेन ट्यूमर होता है उनको डायग्नोज करने के हवाले से हेल्पफुल होती है। और एंडोक्राइनिंग टेस्टिंग जो होती है वो एग्जामिन करती है एंडोक्राइनिंग एबनॉर्मेलिटीज़ को जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में या हाइपोथैलेमस में ट्यूमर की वजह से पैदा होते हैं। ये जितनी भी लेबॉर्ट्री हम टेस्टिंग देख रहे हैं ये ब्रेन के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो ट्यूमर को या ट्यूमर की वजह से जो है जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको मुहैया करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारा ब्रेन ट्यूमर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने ब्रेन ट्यूमर्स देखे क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी टाइप और उनकी डायग्नोसिस को हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन को देखेंगे। क्योंकि इस वक्त हम जो है वो डिफरेंट टेस्ट और ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि हम नेक्स्ट इससे मिलता जुलता टॉपिक ही करें ताकि एक सिमेट्री होगी तो हमें समझने में उसको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।